Hello guys, welcome to the channel on the screen. पहले वीडियो में हमने बात की थी कैसे वे और बाकी कबीलों के कई लोग गुफा में उस बड़े से राक्षस के साथ फंस जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करके वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को तो पहले से ही पता है, सब गुफा में फंस जाते हैं। उन लोगों को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी लान वांगजी सबको बताता है उस राक्षस से लड़ते वक्त उसने एक पत्ता देखा था, यानी उसके आसपास कहीं बाहर जाने का रास्ता है। फिर वे और वांगजी राक्षस का ध्यान बटाते हैं और बाकी सब रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। राक्षस से लड़ते समय लैन घायल हो जाता है और वे के साथ दोनों वहीं रह जाते हैं। दोनों को ही चोट लगी थी, मदद आने में भी 4-5 दिन लग जाते, इसीलिए उन्होंने उस राक्षस से लड़ने का फैसला किया। उस जानवर के बारे में लैन ई ने गुफे में बताया था। सू जोंग हाई ने एक प्राचीन जीव को अपने बस में किया था और उसी से जन्म हुआ था सुवान वो का, जो कि मिश्रण है सांप और कछुए का। दोनों वहीं रह के तैयारी करते हैं उस जीव को मारने की। अगले दिन वे जीव के खोल यानी शील्ड के अंदर जाता है। उसके अंदर उसे एक तलवार मिलती है। स्वानो उसी तलवार की वजह से वहाँ सैकड़ों सालों से कैद था। बाहर से लान वांगजी रस्सी की मदद से उसके गर्दन को जोर से पकड़ लेता है। वे हारने ही वाला था, तभी तलवार की जादुई शक्ति से गुफे की सारी तलवार और तीर उसके गर्दन में लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है और वे भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, उसके सामने जिल्दो जीन होता है, जो कि उसे बचाने के लिए आया था। लान घोसो चला गया था। कुछ ही देर में चैंग आके उसे घर ले जाता है। घर पहुंचकर वे कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। कुल प्रमुख वे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देख के महारानी यू जी उन को बहुत गुस्सा आता है। वो वे पे गुस्सा करती है और बहुत भला बुरा कहती है। ये सब सुन के चैंग भी थोड़ा उदास हो जाता है और वे उसे समझाता है कि ये सभी बातें बकवास है। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ बन के हमेशा साथ रहूंगा। एक दिन याओ कबीले के कुल प्रमुख और 2 राजकुमार जियांग के महल में बहुत ही जख्मी होके आते हैं। वो बताते हैं कि सभी किसान से भागे हुए छात्रों को पकड़ने का और उनके कबीलों को तबाह करने का आदेश बिन रुहान ने दिया है। याओ कबीले के सारे मारे गए थे, सिर्फ कुल प्रमुख और राजकुमार दोनों बचे थे। अभी बस जीन कबीला ही बचा था, जो कि शक्तिशाली और युद्ध के काबिल था। इसीलिए राजकुमारी और कुल प्रमुख लैंगलिन जीन जाते हैं। अगले दिन वांगलिंग स्याओ यूनमेंग आती है। वे ने गुफा में वेन चाओ के ऊपर तलवार रख दी थी और इसी वजह से उससे सजा देने के लिए महारानी को बोलती है। महारानी वे को चाबुक से बहुत मारती है। इतनी सजा वे के लिए काफी नहीं और इसीलिए वे के एक हाथ काटने के लिए महारानी को आदेश देती है। महारानी वे को पसंद नहीं करती थी, पर इतनी बुरी नहीं थी कि वो वे के हाथ काट दे। वे के बदले वांगलिंग साओ को मारती है। उसे बचाने वेन सोलियो आके रानी से युद्ध करता है। उनकी 2 दासी भी उससे मुकाबला करती है। इसी वक्त रानी वे और चेंग को लेके एक नाव में बिठा देती है। अपने हाथों की चाबुक चेंग को दे देती है और दोनों को उसी चाबुक से बांधकर दूर भेज देती है। दोनों को वहां से दूर भेज के खुद वापस लड़ने कबीले में वापस आ जाती है। कुछ दूर बाद उन्हें नदी में कुल प्रमुख की नाव दिखती है, जो वापस घर लौट रहे थे। उन्हें वे और चेंग सब कुछ बताते हैं। कुल प्रमुख उन दोनों के साथ राजकुमारी को भी बांध के दूर भेज देते हैं। खुद यूनमेंग युद्ध में शामिल होने चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद तीनों का बंधन खुल जाता है और तीनों वापस यूनमेंग के ओर आते हैं। रास्ते के एक जंगल में राजकुमारी को छोड़ के घर वापस आते हैं। वहाँ वेन चाओ और वो दासी दोनों खुशी से बात कर रहे थे। कुल प्रमुख और रानी मारे गए थे और उनके शरीर को ऊपर टांग दिया गया था। ये सब देखकर चैंग और वे बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और अपनी बहन के पास वापस जाते हैं। ये सब सुन के राजकुमारी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो तीनों चुपके से येलिंग जाके एक धर्मशाला में रुकते हैं। चारों ओर वैन के सिपाही उन तीनों को ढूंढ रहे थे, पर राजकुमारी की तबीयत भी बहुत खराब होने लगी थी। इसीलिए मजबूरन वे को बाहर दवाई लाने जाना पड़ता है। जब वो वापस आता है, चेंग कहीं नहीं होता।
उसको शक होता है कहीं वो यूनमेंग ना चला गया हो बदला लेने। इसीलिए राजकुमारी को अपनी नानी के घर जाने के लिए बोलता है और वो वहीं आके उसे मिलेगा बोल के यूनमेंग चैंग को ढूंढने जाता है। यूनमेंग में चैंग को बहुत मारा गया था और कैद कर लिया गया था। वहाँ वे को वेनिंग मदद करता है, पर वे को आसानी से ढूंढ लिया जाता, इसीलिए उन्हें अपने घर अपनी दीदी वेनकिंग के पास ले जाता है। आते वक्त राजकुमारी को भी नानी के घर से ले जाते हैं। तीनों वहीं रहते हैं और चैंग का इलाज चलता है। कुछ दिनों बाद चैंग को होश आता है और ये पता चलता है कि उसकी शक्तियाँ चली गई है। इसकी वजह था वेंजुलियो। उसके पास शक्ति थी कि वो किसी के भी शरीर से उसकी सारी शक्ति खींच सकता है। वह ये देख के एकदम टूट जाता है और कुछ भी करके उसे शक्तियाँ लौटाने का फैसला करता है। बहुत सी किताबें पढ़ता है इलाज ढूंढने के लिए और आखिरकार उसे इलाज के बारे में एक किताब में मिल जाता है। वो ये वेनकिंग को बताता है, जिससे वेनकिंग इलाज के लिए साफ साफ मना कर देती है, पर वे के बहुत समझाने से मान जाती है। उनकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इस इलाज के लिए। खैर, हमें इन सब के बारे में कुछ दिखाया नहीं जाता। अगले सीन में वह बाहर गया था और वहाँ उसे सॉन्ग लैन बेहोशी की हालत में मिलता है। उसकी आंखों को कुछ हो गया था और पट्टी भी बंधी थी। उसे लेके घर पे आता है। सॉन्ग लैन बताता है कि वो उसके गुरुजी से मिलने गया था। वहाँ जू सॉन्ग ने सबको मार दिया था बदले के लिए, क्योंकि उन लोगों ने वे और लैन की मदद की थी उसे पकड़ने के लिए। उसने सॉन्ग लैन पर कोई दवाई फेंक दी और उसकी वजह से उसकी आंखें ऐसी हो गई। साओ सिंह चैन वहां से सॉन्ग लैन को गुरु बाओसान के पास लेके जा रहा था। फिर बाद में क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। वेनकिंग उसका इलाज करती है और कुछ ही दिनों में वो देखने भी लगता है। चैंग ने तो जीना ही छोड़ दिया था उसकी शक्तियों को लेके। वे उसे उसके इलाज मिल जाने की खुशखबरी देता है। वो बताता है कि वो लोग इलाज के लिए गुरु बाओसान के पास जाएंगे। वहाँ उसे वो अपनी पहचान में खुद को वे बताएगा और पहचान के अलावा सब कुछ बता सकता है, यानी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वगैरह वगैरह। अगले दिन वे राजकुमारी को बेहोश करके सुला देता है और उन्हें सॉन्ग लैन के साथ लैंगलेन जीन भेज देता है और दोनों पहाड़ी में बाओसान को ढूंढने जाते हैं। ऊपर पहुंच के वे चैंग की आंखों पर पट्टी बांध देता है। पट्टी बांधा ताकि उसे क्या कैसे हो रहा है और जगह कौन सी है कुछ भी याद नहीं रखनी थी। वे उसे वहीं छोड़ के इलिंग में इंतजार करने के लिए चला जाता है। वेनचा और उसके सिपाही वे को पकड़ लेते हैं और उसे मारने के लिए आत्माओं के कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। चैंग को भी उधर शक्तियां मिल चुकी थी। वो खुश होकर हीलिंग वे के लिए आता है, पर वे आत्माओं के कब्रिस्तान होने के कारण उसे नहीं मिलता। कब्रिस्तान में दूर एक तलवार वे को दिखती है। वे को जैसे वो तलवार अपनी तरफ बुला रही थी। ये वही तलवार थी जो उसे सुवान वो के पास से मिली थी। वे उस तलवार को पकड़ लेता है और हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। वेन रूहान ने सब पर हमला करना शुरू कर दिया था। तीनों कबीले यानी जीन कबीला, नाई कबीला और जियांग कबीला मिलकर वेन के खिलाफ खड़े होकर मुकाबला करने का तय किया और तीनों ने तैयारी भी शुरू कर दी। चैंग और लान वांगजी इलिंग में जहां वेन के सिपाही थे वहां हमला कर दिया और उन्हें वहां सबकी तलवार मिलती है। यह भी सुनने को मिलता है कि उन लोगों ने वे को आत्मा के कब्रिस्तान में फेंक दिया था, पर चैंग और लैन इस बात पे यकीन नहीं करते। वो किंगहाई जाते हैं जहाँ राजकुमारी और चिल्डो जीन थे। वहाँ से सब कुल प्रमुख नाई के पास जाते हैं। हमें इलिंग दिखाया जाता है जहाँ वांगलिंग जाओ और वेन जाओ काफी डरे हुए थे। कहीं से बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है। दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और पागलों की तरह चिल्लाते हैं जैसे कोई उन्हें मार रहा है। वांगलिंग जाओ रस्सी लगा के खुदकुशी कर देती है। वेन भी काफी डर गया था। उसे वेनजुलियो अपने साथ लेके चला जाता है। कुछ देर बाद सेंग और लैन वहां पहुंच के सब नजारा देख के चौंक जाते हैं। वहां तहखाने में उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि वेनकिंग थी। उसे चैंग वहां से चले जाने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती। अपने भाई और बाकियों को ढूंढने के लिए वहीं रुक जाती है। चैंग वापस जाते वक्त उसके लिए जो कंघी खरीदी थी
उसे देता है और वहां से चला जाता है। दोनों को लगता है कि वेंजुलियो बेनसाओ को लेके किसानी गया होगा। दोनों किसान वेनचाओ को ढूंढने जाते हैं। वहां जाके चुपके से देखते हैं घर के अंदर वेन बहुत बुरी तरह घायल और डरा हुआ था। वेंजुलियो उसके घाव पर दवाई लगा रहा था। फिर से वही बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वो वे ही था जो बांसुरी बजा रहा था। उसी ने वेनचाओ की ये हालत की थी। वहाँ पे भी वो एक आत्मा को बुलाता है जो कि वेंजुलियो को मार देती है। लान और चेंग भी नीचे आते हैं। वे को देख के बहुत खुश होते हैं। वे की ये जादुई शक्ति देखकर लान थोड़ा परेशान हो जाता है। वे को ये सब छोड़ने के लिए सलाह भी देता है, पर वे उस पे गुस्सा हो जाता है। लैन ये सुन के चला जाता है वहां से। फिर चेंग और वे बेनसाओ को मार देते हैं। फिर वो अपनी बहन से मिलने किंग आए जाते हैं। वहाँ सब बेनसाओ के मरने की खुशी में जश्न करते हैं। वे ने अपनी तलवार छोड़ के बांसुरी पकड़ ली थी। वेनचाओ को मारने के लिए उसने बांसुरी का जादू इस्तेमाल किया था, ना कि तलवार की। ये बातें फैलने लगी और सब वे को कोई काला जादू करने वाला समझने लगते हैं। सेहो जुन को किसान का नक्शा मिल जाता है। नाई ने भी और देर न करते हुए किसान जाके अकेले वेन रूहान को खत्म करने का सोचता है, क्योंकि सारी इन लोहे के द्वारा बनाई गई कठपुतलियां बहुत ही ताकतवर थी। इन्हें हराना बहुत ही मुश्किल था। 7 दिन बाद अगर वो नहीं कर पाया, बाकी सबको हमला करना था। सब कबीलों के लोग धीरे धीरे किसान की ओर बढ़ते हैं। उन पर चारों तरफ से हमला होता है, इसीलिए जल्दी ही किसान शहर में जाना पड़ता है। वहाँ जंग शुरू हो जाती है। वेन रूहान के कठपुतलियों के सेना को हराना लगभग नामुमकिन थी। वे अपने बांसुरी का इस्तेमाल करता है और सारे कठपुतलियों को काबू में करता है। वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। वेन रूहान के बस में अब कोई नहीं था। वेन रूहान बाहर आके वे को ये सब करते हुए देखता है और गुस्से में उसका सारा ध्यान वे के तरफ हो जाता है। इसका मौका देख के मेंग याओ उसे तलवार की मदद से मार देता है। वेन रूहान के मरते ही बाकी सब जंग जीत जाते हैं। वे को कुछ हो जाता है और यहीं पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है। इसके और भी पार्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।